सोने चांदी के साथ आज शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सोना कल के सत्र में हमने देखा तेज गिरावट, कॉमेक्स पर तो करीब 3% तक की भी गिरावट दिखी थी, लेकिन आज रिकवरी की कोशिश यहां पर दिख रही है। क्या ये रिकवरी टिकाऊ है और किस तरह की डिमांड है गोल्ड की अक्षय तृतीया के दिन, ये इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। यूनिवेस्ट के तरुण सत्संगी, मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी और राजेश रोकड़े होंगे, चेयरमैन है जीजेसी के, और साथ ही पंकज अरोड़ा हैं, प्रेसिडेंट हैं एआईजेजीएफ के और कैट के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले भाव के हिसाब से बात कर लेते हैं। तरुण जी, सोने के दाम कल तो काफी गिर गए थे, आपके पास आऊंगा। मानव से समझ लेते हैं क्योंकि मानव काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं गोल्ड के प्राइस को। मानव, आप बताइए, क्या और गिर सकता है? क्या 90,000 के नीचे आने की संभावना आपको दिख रही है क्या? जी बिल्कुल। नमस्ते विश्वमोहन जी और बाकी नमस्ते। सारे पैनलिस्ट को। मेरे ख्याल से सोने में बिल्कुल जिस हिसाब से कल सिर्फ आप देखिए इवनिंग सेशन ही ओपन था, फिर भी जो पेस में हमने गिरावट देखी है, कॉमेक्स के साथ ही ऑलमोस्ट 2-3% की गिरावट थी। मेरे ख्याल से पेस बहुत ज्यादा है। आज का गैप अप ओपनिंग मेरे ख्याल से एक मौका दे रहा है कि और शायद थोड़ी जगह है नीचे में, इंडिकेशन है। ये हफ्ते में सारे इकोनॉमिक नंबर्स विश्वमोहन जी आप देखेंगे खराब आए हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एडीपी प्राइवेट, और आज नॉन फार्म पेरोल नंबर है। उसके बावजूद जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को दिया गया है। तो जब तक यूएस चाइना की अपडेट चलते रहेंगे, मेरे ख्याल से फोकस ज्यादातर उस पर ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा भी अगर राइज मिलता है 93 300 के आसपास, तो वहां से बेचना चाहिए। नीचे में और जगह लग रही है। 90 to 200 तक के टारगेट्स बिल्कुल दिख सकते हैं, वोलेटिलिटी रहेगी। आपका जो दूसरा 90,000 का सवाल है, मेरे ख्याल से बिल्कुल 90,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यही पेस कंटिन्यू होता है तो 88,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 90,000 तक की एक रुकावट दिखनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे बहुत बार रुका है। राजेश रोकड़े जी भी हैं, चेयरमैन है जीजेसी के। शुक्रिया राजेश जी। सर, अक्षय तृतीया के दिन के लिए हम बात कर लेते हैं। किस तरह की डिमांड दिखी उस दिन, किस तरह की खरीदारी हुई, क्या वॉल्यूम में भी कुछ ग्रोथ दिखी? यस विश्वमोहन जी, धन्यवाद। मैं बोलूंगा कि इस बार का अक्षय तृतीया जितना ज्वेलर्स लोग सोचते थे उससे अच्छा ही हुआ है। हम लोग को अनुमान था कि शायद पिछले साल के मुकाबले इस साल का रेट के वजह से शायद नंबर से थोड़े से कम आएंगे, बट शाम होते होते नंबर्स हमने अचीव कर लिए। मोटा मोटा हम लोग को ये याद है कि पिछले साल करीब 20 टन के आसपास का व्यापार हुआ था, और इस बार भी 20 से 21 टन के आसपास का ही व्यापार हुआ। ये दिखाता है कि 30% वैल्यू वाइज बढ़ने के बावजूद अगर हम लोग वॉल्यूम वाइज देखते हैं और उतना ही वजन के हिसाब से अगर बिजनेस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक तौर पे पूरे इंडस्ट्री को एक बूस्ट दे रहा है। और उसके पीछे रीजन भी था। पिछले 15 दिन से आपने देखा होगा, 1 अप्रैल से लेके तो 30 अप्रैल तक के गोल्ड के रेट जो $3250 से लेके तो 3490, और बाद में फिलहाल तो अभी 3250 के आसपास है। लेकिन ये इतना ह्यूज नीचे अप एंड डाउन हुआ है, इस वजह से काफी लोग रुके थे, और शायद वो सब लोग चाह रहे थे कि मुहूर्त के दिन जो भी रेट होगा उस रेट में हम खरीदेंगे। और जो जितना 15 दिन का बैकलॉग था, कहीं ना कहीं कस्टमर रुके थे, वो सभी कस्टमर अक्षय तृतीया के इस शुभ मुहूर्त पे खरीदारी करने बाहर भी आए, और लोगों ने जम के खरीदारी की। और इसका अंदेशा भी हमको पहले से लग गया था, क्योंकि इसके साथ ही अभी शादी ब्याह का भी सीजन है, तो इस वजह से काफी लोग बुकिंग कर रहे थे। उससे हमें लग रहा था कि इस बार अच्छा खासा सेल फिजिकल मार्केट में मिलेगा, और वो मिला भी। पंकज जी भी हैं। पंकज जी, आप एआईजेजीएफ की तरफ से और कैट के विंग भी है वो एआईजेजीएफ, आप लोगों की रिपोर्ट क्या है सर डिमांड को लेकर अक्षय तृतीया के दिन के लिए? पंकज जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से उन्हें कनेक्ट करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट है। सर, अब ब्रेकअप के तौर पे अगर मैं पूछूं कि क्या सबसे ज्यादा बिका है, सोना, चांदी या डायमंड, किस तरह की ज्वेलरी पर लोगों का फोकस था और क्या पसंद कर रहे थे? ट्रेंड क्या था? क्या लाइट वेट ज्वेलरी या हेवी ज्वेलरी की भी डिमांड थी अक्षय तृतीया के दिन? राजेश जी। विशु मोहन जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसमें खास बात यह है कि दोनों टाइप के कस्टमर इस बार जम के मजा ले रहे थे खरीदारी करने का। क्योंकि जहां रेट बढ़ गए, इस वजह से कुछ लोग
कम वेट का लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ डाइवर्ट हो चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे कस्टमर भी थे जिन्हें अगर 10 ग्राम खरीदना है, वो 12 ग्राम की चीज अगर पसंद भी आ रही है उन्हें, या अगर उन्होंने 50 ग्राम का बजट बनाया और 75 ग्राम की चीज पसंद आ रही, तो उन्होंने वह भी खरीदी है। उसके पीछे उनको एक अलग लॉजिक उन्होंने लगाया कि शायद इस बार हम लोग खरीदारी कर लेंगे तो शायद आने वाले दिनों में जिस तरीके से गोल्ड फिर से कहीं नया रिकॉर्ड बना लेगा तो उसका फायदा होगा। हम लोग ने जिस तरीके से ज्वेलर्स लोगों ने एक सभी जानकारी सभी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई थी कि पिछले साल 72,000 का रेट था और इस बार वो 96,000। तो ये 30% का ग्रोथ के वजह से एक अलग ही तरीके का हम लोग ने कस्टमर की तरफ से क्रेजीनेस देखा। तो दोनों तरफ के कस्टमर्स हमारे पास अवेलेबल थे। साथ में इस बार अगर कोई चीज सबसे ज्यादा बिकी है तो जेंट्स और लेडीज दोनों में बिकी है। जेंट्स लोगों ने चेन और हाथ के कड़े सबसे ज्यादा पसंद किए, साथ ही लेडीज लोगों ने मंगलसूत्र और हाथ के कंगन, ये दोनों चीजें हमारी, वैसे अंगूठी है तो एक नॉर्मल हमारे यहाँ डेली बिकती है, लेकिन कंगन्स और मंगलसूत्र इस बार जम के खरीदारी हुई है। पंकज अरोड़ा जी भी हैं हमारे साथ, AIJGF के प्रेसिडेंट है। पंकज जी, आपकी रिपोर्ट क्या है अक्षय तृतीया के दिन को लेकर, किस तरह की बिक्री हुई है सोने की? विश्वन जी, हम लोग का अपना जो सर्वे है, तो लगभग हम 12 टन की गोल्ड की सेल और 400 टन की सिल्वर की सेल का हम लोग को अप्रॉक्स आइडिया आया है पूरे देश भर का। ओके, 12 टन सोने का और 400 टन चांदी का। जी जी जी। ओके। एक्चुअली 12,000 करोड़ रुपए और लगभग 4,000 करोड़, टोटल 16,000 करोड़ का बिजनेस है। जबकि लास्ट ईयर लोकसभा के चुनाव थे तो उसकी वजह से मार्केट में पब्लिक निकली नहीं थी। लेकिन अब की क्या है कि वैल्यू वाइज वैल्यू बढ़ गई लगभग 25-30% और वेट वाइज है थोड़ा सा कम हो गया है। तो हम लोग लास्ट ईयर की अपेक्षा तो प्लस में है भाव। के लेकिन भाव तो सर ठीक है, 30% से ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन 12 टन अगर सोने की बिक्री हुई है तो पिछले साल से करीब आधी हो गई है। तो सर वैल्यू वाइज जब देखेंगे और वेट वाइज देखेंगे तो फर्क तो आएगा ही आएगा। अब कमोडिटी मार्केट की ओर वापस लौटते हैं। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, मानव मोदी भी बने हुए हैं और तरुण जी भी बने हुए हैं। तरुण जी, आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, सोने चांदी पर आपकी राय क्या है सर? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड हाई से ऑलरेडी हमने $300 का करेक्शन आते हुए देखा। दो लो से अभी $50 अप है प्राइसेस कल के, बट हमें फिर भी ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से ट्रेड वॉर कंसर्न ईज होता हुआ नजर आ रहा है, फर्दर पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रहा है बिटवीन US एंड चाइना, तो विच विल इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस इन द शॉर्ट टर्म। वी बिलीव की पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड के प्राइसेस $3,000 तक देखने को मिले इन द शॉर्ट टर्म बिफोर फाइंडिंग बॉटम। चांदी पर आपकी राय? मानव, आप क्या कहेंगे चांदी को लेकर? यशवंत जी, मेरे ख्याल से सोने की तरह चांदी में भी अब तक हम वही कह रहे थे कि या तो आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर फॉलो करेंगे तो बाय गोल्ड सेल सिल्वर या बाय सिल्वर सेल गोल्ड, ऐसा एक स्ट्रैटेजी बिठा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल चांदी में स्टेबिलिटी बहुत है। अगर आप देखेंगे अगेंस्ट द नेचर चल रहा है चांदी, नॉर्मली थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा होता है, लेकिन कॉपर थोड़ा ऊपर है, गोल्ड थोड़ा ऊपर है, तो चांदी में थोड़ी रिकवरी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है वही भी नीचे का है। मेरे ख्याल जब तक 96,500 के नीचे है तब तक ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म 1-2 हफ्ते के हिसाब से बात करो तो नीचे ही ट्रेंड लग रहा है। 95,700 के आसपास मिलता है तो सेल करके चलिए। 96,300 जो रेजिस्टेंस है वहां का स्टॉप लॉस, और 94,500 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में आज तेजी दिख रही है, खबर यही सपोर्ट कर रहा है कि US चीन में ट्रेड डील हो सकती है, उस पर बातचीत चल रही है और साथ ही भारत, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ भी ट्रेड डील की उम्मीदें हैं US की, और वो एक सपोर्टिव फैक्टर है कच्चे तेल को लेकर। और साथ ही ईरान से जो भी देश कच्चा तेल खरीदेगा, उसके क्रूड ऑयल को खरीदेगा, उस पर नई सेकेंडरी सैंक्शंस US की तरफ से लगाए जाएंगे, इस तरह की धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है, जो दोनों फैक्टर सपोर्टिव है। आप बताइए तरुण जी, क्रूड पर आपकी राय? आप बता दीजिए मानव, आपकी राय क्या है? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए यहां से? जी, मेरे ख्याल से और थोड़ी रिकवरी आ सकती है। जैसे आपने बताया सैंक्शंस की न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत समय बाद फिर से एक बार जियोपॉलिटिकल और टेंशंस, अनसर्टेनिटी थोड़ी पुश कर रही है प्राइसेस को। लेकिन मैं अगेंस्ट द ट्रेंड अभी के लिए नहीं जाना चाहूंगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल 50-50, 50-80
तक की पॉसिबिलिटी है, 5080 तक की पॉसिबिलिटी है, शायद क्रूड जा सकता है। लेकिन जब तक उस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक एक दो हफ्ते के हिसाब से, क्योंकि हम आज वीकली क्लोजिंग पे है, वहां से थोड़ा वापस नीचे आ सकता है। तो 5050 के आसपास सेल करने की सुझाव दूंगा मैं। 5120 का स्टॉप और 4930 का इमीडिएट टारगेट लग रहा है। तो एक मोटा एक रेंज मुझे लग रहा है कि रह सकता है। नेचुरल गैस ऑप्शंस में क्या ट्रेड है आपके पास मानव? नेचुरल गैस सर? हाँ, एनजी। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में मेरे ख्याल से अभी भी व्यू ऊपर का ही है। थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, 300 के ऊपर निकलना जरूरी है फॉर और ज्यादा लंबी तेजी के लिए। लेकिन नेचुरल गैस में थोड़ी बहुत करेक्शन अगर डिप आती है तो 286 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। 282 के नीचे का स्टॉप और 293 का टारगेट रहेगा। जैसे मैंने कहा 297 300 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर फर्दर तेजी आ सकती है। ऑप्शंस में मेरे ख्याल से 290 का कॉल लेके चलेंगे तो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। ओके, क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है तरुण जी? हमने देखा है कल से लेकर अब तक क्रूड के अंदर भी अच्छा लोअर लेवल से रिकवरी आया है। मेन रीजन है चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर का ऑप्टिमिज्म है कि दे विल हैव अ डील, जिसकी वजह से प्राइसेस में रिकवरी आई है। मुझे ऐसा लगता है दैट रिकवरी विल कंटिन्यू। प्रॉब्ली $62 के आसपास ऑयल के प्राइस शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं एंड हमारे डोमेस्टिक बोर्सेज में भी 5150 तक आ सकते हैं। नेचुरल गैस लीन पीरियड है, आज इन्वेंट्री भी आएगा। इन्वेंट्री अराउंड 120 BCF बढ़कर आएगा, विच विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस। हमें ऐसा लगता है 290 रेंजेस पे शॉर्ट करना चाहिए। ग्रेजुअली ये वंस अगेन 250 260 रेंजेस तक जाएगा। फर्दर तेजी इसके अंदर 300 रुपए के ऊपर ही आएगी। मेटल्स में आपको तरुण जी क्या पसंद है? बेस मेटल्स में मैं बेस वेट मेटल्स करना में प्रेफर करूंगा। तरुण जी, मैं वेट करना प्रेफर करूंगा, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर 830 रेंजेस पर बाय कर सकते हैं। 825 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा 845। ओके, आप बता दीजिए मानव जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? जी बिल्कुल ईशान जी, मेरे ख्याल से सिमिलर व्यू है बेस मेटल्स में। जिंक में थोड़ी मंदी लग रही है, यहाँ से एल्यूमिनियम बहुत साइडवेज है। अगर बाइंग करनी है तो कॉपर में कर सकते हैं। 830 के आसपास का बाइंग रहेगा, 826 का स्टॉप और 837 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। ओके, अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में हल्दी पे बात करना जरूरी है। तरुण जी, हल्दी आज काफी तेज है, क्या राय है तीनों ही मसालों पर? मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन टर्मरिक का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। 13,500 काफी अच्छा बेस बना के इसके अंदर रिकवरी आई है। हमें लगता है 13,500 के ऊपर जब तक है, प्रॉब्ली वंस अगेन 15,500 से 16,000 के प्राइस देखने को मिलेंगे। थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 20,000 के भी प्राइस आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय है मसालों को लेकर। शुक्रिया तरुण जी आपका और मानव आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, एक और खबर यह है कि खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गेहूं खरीद और चीनी नियंत्रण को लेकर अहम जानकारी दी है। इस साल सरकार ने अब तक 250 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जबकि लक्ष्य है 312 लाख टन का। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये लक्ष्य हासिल हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के लक्ष्य के हिसाब से ही तेजी से यहाँ पे खरीदारी हो रही है और भाव भी काफी फेवरेबल है इससे भी, और साथ ही कई राज्यों में बोनस भी दिए गए हैं। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। शुगर मिल्स अपनी जो प्रोडक्शन फिगर्स हैं वो हमको थ्रू ERP मैकेनिज्म इंटीग्रेट करके हम उनसे लें, और उसमें भी हमने GST इनके साथ इंटीग्रेट किए हैं अपनी फिगर्स, सो दैट जो मिल्स हमको फिगर्स दे रही हैं उसको वैलिडेट कर पाएं कि GST इनसे सेल्स की क्या फिगर आ रही है। तो एक तो था टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें पॉलिसी मेकिंग के लिए सुविधा हो। इसका दूसरा उद्देश्य था कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए चीनी की कमी कभी ना हो, तो उसके तहत जो डाइवर्शन भी हो रही है चीनी की फॉर वेरियस अदर बाय प्रोडक्ट्स, उसको भी हम रेगुलेट कर पाएं। और तीसरा ऑब्जेक्टिव तो नेचुरली है कि किसान जो हैं उनको FRP का उनको फायदा मिले, और जो कई बड़े खांडसारी के यूनिट्स हैं जो 30 करोड़ 40 करोड़ की लागत से लग रहे हैं, 500 TCD से ज्यादा की कैपेसिटी के, उनको भी इसके तहत लाया गया है कि उनको भी अब FRP की पेमेंट किसान। तो गेहूं की प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत ही अच्छी चल रही है। हमने इस साल करीबन 200 कल तक करीबन 256 लाख टन प्रोक्योरमेंट करी है, जो कि
पिछले वर्ष इसी समय 205 लाख टन थी, तो करीबन 51 लाख टन इस वर्ष ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुई है गेहूं की। और इसके चलते हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में न केवल हम PMGKY में हम गेहूं स्मूथली हम सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन और उसके अलावा जब जरूरत पड़ेगी तो मार्केट इंटरवीन करके हम गेहूं के जो दाम है वो भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये थे संजीव चोपड़ा, खाद्य सचिव, जो गेहूं को लेकर और शुगर को लेकर जानकारी दे रहे थे। तो चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो FNO जंक्शन का रुख करेंगे, जहां पर इक्विटी मार्केट में, इक्विटी वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।